हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 शिक्षा शास्त्र के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार 4 मार्च 2024 को शिक्षा शास्त्र का पेपर देने वाले हैं, तो हम उनके लिए लेकर आए हैं 4 मार्च का एक वायरल मॉडल पेपर जो कि शिक्षा शास्त्र की तैयारी को आपको बेहतर बना देगा यदि आप ये मॉडल पेपर को पूरा हल कर देते हैं। 4 मार्च का आपका पेपर होने वाला है शिक्षा शास्त्र का। तो ये जो मॉडल पेपर है इसके सारे प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम 4 मार्च को 100% सारे प्रश्न आएगा जो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। 4 मार्च का एक वायरल पेपर है, सारी चीज़ें बताएंगे जो इस मॉडल पेपर से रिलेटेड है, ये पूरा सॉल्व करके हम आपको देंगे। शिक्षा शास्त्र का पेपर है, पूर्णांक आपका 100 नंबर का होता है, सभी को पता है। समय 3 घंटा 15 मिनट होता है, सभी पेपर में है, ये भी आपको पता है। 15 मिनट जो है पेपर को पढ़ने के लिए निर्धारित है, इसको आपको कंप्लीटली पेपर को अच्छे से पढ़ लेना है। निर्देश में यही दिया हुआ है कि सभी प्रश्न क्या है, अनिवार्य है और प्रश्न संख्या कितने से लेकर कितना तक है, कितने के लिए आपको नंबर दिया जाएगा, ये आपके निर्देश में दिया हुआ है। तो वीडियो को रोक करके आराम से सारी चीज़ें पढ़ लीजिए क्योंकि आपका डाउट सारा क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं स्टूडेंट। देखिए 5 आपका बहुविकल्पीय प्रश्न होगा। कितने प्रश्न होंगे? 5 आपका बहुविकल्पीय होगा, 5 आपका निश्चित उत्तरीय प्रश्न होगा, खासकर किसमें? शिक्षा शास्त्र में। तो यहाँ पर देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न से सभी स्टार्ट है। सबसे पहला प्रश्न पूछा क्या गया है कि वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था, ये आपको बताना है। 1 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसमें काफ़ी क्या कन्फ्यूजन है, काफ़ी क्या क्वेश्चंस कन्फ्यूजन है। बुक में कहीं अलग बता रहा था और गूगल पर हमने इसको सर्च किया तो कहीं अलग बता रहा था। तो वैदिक काल में जो शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, बुक के हिसाब से आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काशी हो जाएगा। लेकिन जो गूगल के हिसाब से तक्षशिला हो जाएगा। तो इनमें से राइट आंसर क्या होता है, दोनों में से कमेंट में जरूर आप बताइएगा। दूसरा देखिए क्या है, मठ व्यवस्था महत्वपूर्ण था। इस वीडियो के सारे क्वेश्चन है आपको तैयार कर लेना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शिक्षा शास्त्र में, वाकई आप अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो देखिए मठ व्यवस्था महत्वपूर्ण तत्व था, किससे था? 1 नंबर का प्रश्न है। वैदिक शिक्षा से, इस्लाम शिक्षा से, जैन शिक्षा से, बौद्ध शिक्षा से। तो यहाँ पर आपने चैप्टर 1 वैदिक कालीन भारतीय शिक्षा, चैप्टर 2 बौद्धकालीन शिक्षा, चैप्टर 3 मध्यकालीन शिक्षा के बारे में आपने अच्छे से पढ़ा होगा, तो इसका आंसर आपको डिटेल में आता होगा। फिलहाल जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? आंसर आपका डी हो जाएगा। दूसरे का आंसर डी हो जाएगा, बौद्ध शिक्षा से हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन है, मध्यकालीन शिक्षा किस धर्म से प्रभावित था? देखिए बौद्ध तो आपका पता ही होगा, बौद्ध शिक्षा। वैदिक शिक्षा भी के बारे में भी हमने चैप्टर बता दिया है। तीसरा जो चैप्टर था मध्यकालीन भारतीय शिक्षा, इसके बारे में भी हमने डेडिकेटेड वीडियो बना दिया था। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा जो कि मुस्लिम शिक्षा से संबंधित है, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। जो प्रभावित थी वो इस्लाम धर्म से प्रभावित थी। तो तीसरे का आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हमने इस पेपर को क्या है पूरा सॉल्व करके बताना है, जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया था कि पूरा पेपर को हल करके आपको बताएंगे। चौथा प्रश्न है यहाँ पर, पंडित मदन मोहन मालवीय जी शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार के अनुशासन को क्या है, अनुशासन का स्पष्ट रूप से विरोध करते थे? पंडित जो मदन मोहन मालवीय जी है, इनके बारे में भी चैप्टर है। तो इनके अनुसार जो क्या है, शिक्षा के क्षेत्र किस प्रकार के अनुशासन को स्पष्ट रूप से विरोध करते थे? आंसर सी हो जाएगा आपका, आंतरिक एवं भावनात्मक अनुशासन का। चौथे का आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद में देखिए 5वां, इंग्लैंड में अपनी पढ़ाई पूरी करने का पश्चात, इंग्लैंड में जो अपनी पढ़ाई है ये पूरी करने के पश्चात गांधी जी सर्वप्रथम किस पेशे से जुड़े, यानी किस कार्य से जुड़े? तो इनमें से आपका डी हो जाएगा, कानून से जुड़े, यानी भैया वकालत करने के लिए सबसे पहले पहुंच गए। तो इनमें से 5वें का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, कानून से जुड़े। कौन? महात्मा गांधी जी। कहाँ पर? इंग्लैंड से पढ़ाई पूरी करने के पश्चात। 1 नंबर का प्रश्न है, आपको मिल जाएगा। देखिए 5 प्रश्न होंगे और आपके जो इस बार का जो आपका सिलेबस आया है, पहले 70% पढ़ना पड़ता था, अब आपको 100% पूरा कंप्लीटली पढ़ना पड़ता था। काफ़ी चैप्टर्स आपके क्या है बढ़ गए हैं, जिससे अब 27 आपके या 26 चैप्टर है आपके शिक्षा शास्त्र में प्यारे विद्यार्थी। तो इस चैप्टर से कहीं से भी प्रश्न आपका पूछा जा सकता है, खासकर बहुविकल्पीय का, तो आपको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। उसके बाद में देखिए अब हमारा निश्चित उत्तरीय प्रश्न आ गया है। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का प्रश्न होता है और खासकर 1-1 नंबर का ये भी होता है।
बस फ़र्क क्या है, बहुविकल्पीय और निश्चित उत्तरीय में फ़र्क इतना है कि वहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए जाते थे, यहाँ पर आपको ऑप्शंस नहीं दिए जाएंगे। यहाँ पर आपको एक लाइन में इसका आंसर आपको दे देना है। जैसा कि आपका उपनयन संस्कार का संबंध बौद्ध काल से है या वैदिक काल से, इसके बारे में बताना है। तो ये देखिए, सबसे पहला जो है, उपनयन संस्कार का संबंध क्या है, वैदिक काल से है। समझ में आ गया। जो उपनयन संस्कार होता था, बालक जब शिक्षा ग्रहण करने जाता था वैदिक काल में, तो सबसे पहले उसका क्या है, उपनयन संस्कार होता था, फिर वो प्रवेश लेता था वैदिक काल में पढ़ने के लायक, यानी उसमें क्या है, शिक्षा ग्रहण करने के लायक। समझ में आ गया। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद में देखिए 7वां है, बौद्धकालीन सामान्य शिक्षण संस्थाओं को किस नाम से जाना जाता था। हमने अभी बहुविकल्पीय में बताया है, आपने थोड़ा गौर किया होगा, तो इसका आंसर हमने बहुविकल्पीय में बता दिया, लेकिन फिर भी आप इसका आंसर देख लीजिए क्या है। ये देखिए, बौद्धकालीन क्या है, सामान्य शिक्षण संस्थाओं में बौद्ध मठ का नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, बौद्ध मठ के नाम से जाना जाता है। यानी सारा क्वेश्चन एज इट इज वही रहेगा, बस आपको क्या थोड़ा चेंजेस कर देना है, एक वर्ड उठा देना है। जैसे कि यहाँ पर है, बौद्धकालीन सामान्य शिक्षण संस्थाओं को क्या है, बौद्ध मठ के नाम से जाना जाता है। यानी किस वाला पर आपको हटा देना है, यहाँ पर आपको लगा देना है बौद्ध मठ। एज इट इज आपका सारा क्वेश्चन वही रहेगा, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। समझ में आ गया स्टूडेंट। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप तैयार कर लीजिए। और शिक्षा शास्त्र को काफ़ी लोग क्या है, हल्के में लेते हैं। हल्के में मत लीजिए कोई भी सब्जेक्ट को, सारा सब्जेक्ट जो है अलग अलग जगहों पर अलग अलग पर्टिकुलर चीज़ों पर आधारित है और उसका एक अलग उद्देश्य है। बहुत ही सारे सब्जेक्ट, आप लोग हिंदी को काफ़ी लोग क्या है, सीरियस में नहीं लेते हैं, लेकिन हिंदी का जो आपका हिंदी ग्रामर है उसमें अभी हम बता दें तो गद्यांश काफ़ी लोग अभी, जो संस्कृत का गद्यांश है, काफ़ी लोग अभी हल नहीं कर पाएंगे। तो आप हल्के में किसी भी सब्जेक्ट को मत लीजिए, सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हैं, सारे को तैयार करना पड़ेगा और अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा, तभी जाकर आप सफल होंगे। उसके बाद में देखिए 8वां नंबर, मध्यकाल में क्या है, मध्यकाल में उच्च शिक्षा की व्यवस्था किन शिक्षण संस्थाओं से होती थी। ये भी आपका 1 नंबर प्रश्न है। तो ये देखिए, मध्यकाल में उच्च जो शिक्षा व्यवस्था मदरसों में होती थी। कहाँ पर होती थी, मदरसों में होती थी मध्यकाल में जो उच्च शिक्षा व्यवस्था थी। उसके बाद में देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ओपन स्कूल की स्थापना कब की गई। जो राष्ट्रीय ओपन स्कूल है, इसकी जो स्थापना है, यहाँ पर देखिए 1989 में, देखिए 1989 में राष्ट्रीय ओपन स्कूल की स्थापना हुई थी। समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, द एनिसेंट विजडम किताब के लेखक कौन है। तो यहाँ पर भैया ये देखिए एनी बेसेंट जी हो जाएंगे, यानी सारा क्वेश्चन वही रहेगा, बस आपको यहाँ पर थोड़ा चेंजेस कर देना है। श्रीमती एनी बेसेंट जी द एनिसेंट विजडम किताब की क्या है, लेखिका है। समझ में आ गया। ये देखिए 1-1 नंबर का सारा क्वेश्चन से तैयार कर लेंगे तो आप ही के लिए बेटर होगा। और काफ़ी, जैसा कि हमने आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ कि काफ़ी लोग इसको सीरियस नहीं लेते हैं, यानी ये क्वेश्चंस को सीरियस में नहीं लेते हैं। सोचते हैं कि हम 10 नंबर, यानी जो आपका 5 निश्चित का और 5 बहुविकल्पीय का छोड़ देंगे, बाकी जो अति लघु उत्तरीय, लघु और विस्तृत है इसको हम कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आपका 1 नंबर से फेल भी हो सकते हैं, 1 नंबर से आप टॉपर भी बन सकते हैं, 1 नंबर से आप फर्स्ट डिवीज़न से रह जाएंगे। तो 1 नंबर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे को छोड़ना नहीं है। हमने भी जब पेपर दिया था तो हमने भी सारे क्वेश्चंस को छोड़ा नहीं है। कुछ नहीं आता, कुछ ना कुछ तो आप ज़रूर लिखिए। समझ में आ गया। उस क्वेश्चन से रिलेटेड आप ज़रूर कुछ ना कुछ लिखिए, तभी आपको एग्जामिनर वहाँ पर नंबर देगा। समझ में आ गया। तो 5 हमने निश्चित उत्तरीय भी प्रश्न बता दिया है, जो कि आपका 1 नंबर का होता है। अब देखिए हमारा आ चुका है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या आ चुका है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ चुका है। ये भी आपका 4 नंबर का एक होता है। कितने प्रश्न होते हैं प्यारे विद्यार्थी, ये भी आपका कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, ये भी आपके कितने 5 प्रश्न या 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने 6 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं शायद। तो यहाँ पर ये आपको बताना है इसका आंसर। देखिए देखिए समावर्तन संस्कार क्या होता है। सबसे फर्स्ट में जो क्वेश्चन आपका आया हुआ 11 नंबर कि समावर्तन संस्कार से आप क्या समझते हैं। 6 नंबर का आपका जो है बोर्ड एग्जाम में लघु उत्तरीय का प्रश्न होता है। समावर्तन संस्कार वाला जो क्वेश्चन है ये आपका 4 नंबर का आएगा। तो 4 नंबर का आपका एक अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है। बाकी में जैसे अर्थशास्त्र हो गया और जो आपका सोशियोलॉजी होगा, इसमें 3-3 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है अति लघु उत्तरीय। लेकिन शिक्षा शास्त्र में आपका खासकर 4 नंबर का एक प्रश्न होगा। तो इसका जो शब्द सीमा होगा 50 शब्दों में इसका एक प्रश्न का आंसर देना होगा। तो देखिए समावर्तन संस्कार क्या है, इसका आंसर देखिए। ये देखिए जैसा कि हमने शुरुआत में ही आपको बता दिया था कि सारे का मैं आपको सॉल्यूशन देने वाला हूँ। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लिखना आप मत भूलिएगा। यहाँ पर देखिए गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में जो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली है, इसमें शिक्षा की सामान्य शिक्षा पूर्ण होने पर
संपन्न होने वाले संस्कार को समावर्तन संस्कार कहते हैं। यानी एक विद्यार्थी जब भैया गुरुकुल में पढ़ने जाता था तो वहाँ पर जब उसकी शिक्षा पूर्ण हो जाती थी तो उसका क्या समावर्तन संस्कार कहते थे। इस संस्कार में अवसर व गुरु शिष्य क्या है, इस संस्कार में अवसर पर गुरु शिष्य को मधुपर्क दिया जाता था तथा सार्वजनिक रूप से गुरु द्वारा समावर्तन उपदेश दिया जाता था। 25 वर्ष की उम्र में संस्कार ये होता था। यानी जो ये संस्कार होता था समावर्तन संस्कार, ये कब होता था, जब बालक 25 वर्ष की उम्र में हो जाता था तो ये संस्कार होता था। समझ में आ गया प्यारे विद्यार्थी किस तरह से होता है? आप वीडियो को रोक कर भी सारे क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं। समझ में आ गया? चलिए देखते हैं अगला। देखिए क्या है यहाँ पर, देखिए बौद्ध काल में स्त्री शिक्षा की क्या व्यवस्था थी। जो बौद्ध काल में स्त्री शिक्षा है इसकी व्यवस्था क्या थी, इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए आंसर, बौद्ध काल में स्त्रियों अर्थात बालिकाओं को शिक्षा दिए जाने की क्या है, सुचारू व्यवस्था थी। यहाँ पर क्या है, सुचारू व्यवस्था थी। इसका प्रमाण है कि इस काल में अनेक विदुषी स्त्रियों का उल्लेख हुआ है। क्या है, अनेक जो विदुषी स्त्रियां हैं बौद्ध काल में उल्लेख हुआ, जैसे कि अनुपमा, सुमेधा, विजयंका तथा यहाँ पर देखिए विजयंका तथा शुभा। बौद्ध काल में अनेक स्त्रियों ने बौद्ध धर्म के प्रचार एवं प्रसार में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अतः यहाँ पर देखिए बालिकाओं की शिक्षा की कोई सार्वजनिक व्यवस्था नहीं थी। यानी स्त्रियों की शिक्षा थी लेकिन बालिकाओं की यहाँ पर कोई शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। स्त्रियों के बारे में आप देख सकते हैं काफ़ी जो स्त्रियां फेमस भी हुई, जैसा कि यहाँ पर क्या है, अनुपमा, सुमेधा, विजयंका तथा शुभा। ये कुछ अन्य जो स्त्रियां इनका नाम है, लेकिन जो बालिकाओं की शिक्षा की व्यवस्था कोई नहीं थी। किसमें? बौद्ध काल में। समझ में आ गया? उसके बाद में देखिए यहाँ पर मध्यकालीन भारतीय शिक्षा के मुख्य दोष बताइए। ये आपका प्रश्न है, 4 नंबर का प्रश्न है। आंसर भी आप देख सकते हैं कितने में हमने दिया है। देखिए 50 शब्द से ऊपर ही होगा, नीचे नहीं होगा, आप गिन लीजिए। उसके बाद में देखिए तीसरा है, मध्यकालीन भारतीय शिक्षा के मुख्य दोष इस प्रकार थे। जो मुख्य दोष है क्या है, ये इस प्रकार से थे। ये मुस्लिम शिक्षा से संबंधित है। तो इसका आंसर देखिए इस तरह से आपको लिखना है कॉपी में। सबसे पहला है आपका सांसारिकता की प्रधानता, दूसरा है धार्मिक कट्टरता, तीसरा है शिक्षा केंद्रों का अस्थायित्व, चौथा है अमनोवैज्ञानिकता, पांचवा है नारी शिक्षा की उपेक्षा, पांचवा है आपका नारी शिक्षा की उपेक्षा, 6 है आपका पाठ्यक्रम का दोषपूर्ण होना, 7वां है शारीरिक दंड की प्रधानता, 8वां है अरबी फारसी भाषाओं की प्रधानता। यानी जो अरबी फारसी भाषाएं हैं इसमें मुस्लिम शिक्षा में यही सबसे ज़्यादा फेमस है, तो इनकी ही इसी में क्या प्रधानता दी जाती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसी तरीके से इसका आंसर देना है। जो मध्यकालीन शिक्षा की मुख्य दोष इस प्रकार से हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसका जो अरबी फारसी भाषा यानी पूरा मुस्लिम शिक्षा से ही संबंधित है सारी चीज़ें। यहाँ पर जो सांसारिकता की प्रधानता है, धार्मिक कट्टरता यानी धार्मिक, जैसा इसका इस्लाम धर्म है तो इसका इस्लाम धर्म की कट्टरता होगी, शिक्षा केंद्रों का स्थायित्व, अमनोवैज्ञानिकता, नारी शिक्षा की उपेक्षा यानी भैया नारी शिक्षा की नहीं देना, पाठ्यक्रम का दोषपूर्ण होना, अलग अलग पाठ्यक्रम जैसे कि मुस्लिम शिक्षा में अलग अलग पाठ्यक्रम से होता है, शारीरिक दंड की व्यवस्था थी, कोई भी गलती करते थे तो वहाँ पर शारीरिक दंड दिया जाता था, और अरबी फारसी भाषाओं की भी व्यवस्था थी। जैसे कि भैया मुस्लिम शिक्षा में आपको पता ही होगा अरबी फारसी भाषाएं सबसे ज़्यादा चलती हैं, उर्दू चलती हैं भाषाएं। तो यही सारी चीज़ें होती हैं तीसरे प्रश्न में। समझ में आ गया? उसके बाद में देखिए 14 नंबर प्रश्न, भारतीय शिक्षा व्यवस्था में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लॉर्ड मैकाले का तटस्थ मूल्यांकन कीजिए। जो सर्वाधिक भूमिका निभाने वाले लॉर्ड मैकाले जी हैं इनका तटस्थ मूल्यांकन करना है। 4 नंबर का एक प्रश्न है। आंसर देखिए इसका, सारे का आंसर मैं बताऊंगा, ऐसा पूरी यूट्यूब पर मैं गारंटी लेता हूँ स्टूडेंट कि मॉडल पेपर आपको बताएगा लेकिन उसका सोल्यूशन नहीं देगा। इस चैनल पर आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं। आर्ट्स के जितने भी स्टूडेंट हैं सारी सब्जेक्ट की तैयारी कराई जा रही है। बस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को रोज़ आप देखिए, सारे क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए। हम आपकी तैयारी में अच्छे से 95% हर एक बच्चे को दिला कर रहेंगे। बस आप तैयारी कीजिए, जो मैं वीडियो चलाता हूँ उसको आप तैयार कर लीजिए, उसके क्वेश्चंस को आप तैयार कर लीजिए, मॉडल पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए। और हमने हर एक वीडियो का टॉपिक बना दिया है जिसमें आपके 3 टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। एक आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न, दूसरा लघु उत्तरीय प्रश्न और तीसरा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ये 3 टाइप के प्रश्न आपके टॉपिक वाले वीडियोज में मिल जाएंगे। तो जाकर आप जरूर चेकआउट कीजिएगा और अपनी तैयारी को क्या है एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाइए। यहाँ पर देखिए मैकाले की जो आपका प्रश्न पूछा गया कि तटस्थ में मूल्यांकन भारतीय शिक्षा व्यवस्था में लॉर्ड मैकाले के तटस्थ में मूल्यांकन करना है।
तो मैकाले की रही, लॉर्ड मैकाले प्रशंसा एवं निंदा दोनों के ही पात्र रहे हैं। जो लॉर्ड मैकाले हैं भैया, प्रशंसा एवं निंदा के क्या है, दोनों ही पात्र रहे हैं। लॉर्ड मैकाले के प्रशंसक उन्हें आधुनिक भारतीय शिक्षा के पथ प्रदर्शक स्वीकार, क्या है, पथ प्रदर्शक स्वीकार करते हैं। अनेक अनुसार क्या करते हैं, उनके अनुसार मैकाले द्वारा की, जो मैकाले द्वारा, यहाँ पर देखिए, मैकाले द्वारा की गई शिक्षा व्यवस्था के ही परिणाम स्वरूप भारतीय जनता उन्नत एवं प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हुई है। जो भारतीय जनता है शिक्षा की व्यवस्था में उन्नत एवं प्रगति के मार्ग पर क्या है, अग्रसर हुई है। किसके द्वारा, जो लॉर्ड मैकाले जी हैं उनके द्वारा। समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। यहाँ पर देखिए जो आपका 15 नंबर प्रश्न पूछा गया प्यारे विद्यार्थी, इसका आंसर आपको कहाँ पर मिलेगा। हमने इसका आंसर काफ़ी बार बताया है, अब आपको इसको आंसर ढूंढना नहीं तो आपको क्वेश्चन बैंक से इसका आंसर मिल जाएगा। पंडित मदन मोहन मालवीय के अनुसार शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए। आप यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, आप ये क्वेश्चंस को सर्च कीजिएगा यूट्यूब पर, बाय शिवम स्टडी नॉलेज, आप हमारे चैनल का नाम लिख देंगे, वो वीडियो आपको मिल जाएगा। इसका हमने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, काफ़ी बार हमने इसका वीडियो बना दिया हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। इसका आंसर मैं नहीं दूंगा आपको। यहाँ पर देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, ग्रामीण शिक्षा के विषय में एनी बेसेंट के विचारों का उल्लेख कीजिए। तो ये देखिए आंसर देखिए, लिख लीजिएगा क्वेश्चन जरूर, जो पंडित मदन मोहन मालवीय वाला है। सारे क्वेश्चन जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, बार बार चिल्ला कर बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है एनी बेसेंट वाला, कि ग्रामीण शिक्षा के विषय में एनी बेसेंट के जो विचार है इसके बारे में बताना है। देखिए एनी बेसेंट के समय में भारत के गाँव में, जो एनी बेसेंट जिनके समय में भारत के गाँवों में अज्ञानता का अंधकार फैला हुआ था। अंग्रेजों भारतीय ग्रामीणों, जो अंग्रेज हैं भारतीय ग्रामीणों की शिक्षा की ओर कोई ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि वे भारतीयों को क्या है, अज्ञानी ही रखना चाहते थे। कौन भैया, अंग्रेज रखना चाहते थे। एनी बेसेंट ने अंग्रेजों की नीति की कटु आलोचना करते हुए इस बात पर बल दिया कि राष्ट्रीय जागृति उत्पन्न करने के लिए गाँव में शिक्षा का प्रसार होना आवश्यक है। किन के आधार पर भैया, एनी बेसेंट के आधार पर। कौन भैया हमें अंधकार में रखना चाहता था, अंग्रेज। समझ में आ गया। उनको क्या है, अंग्रेज हम लोगों को अज्ञानी समझना चाहते थे, अज्ञानी ही रखना चाहते थे, लेकिन इसका जो आलोचना किया कौन किया, एनी बेसेंट जी। समझ में आ गया। शिक्षा शास्त्र में इनका एक अहम भूमिका है, तो इसके बारे में भी आप क्वेश्चंस तैयार कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खासकर इनके बहुविकल्पीय प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आप तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में देखिए अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या जाता है। हमने 6 क्वेश्चन तो बता दिया है, सिर्फ हमने 15 नंबर वाला जो प्रश्न है पंडित मदन मोहन मालवीय वाला, इसका आंसर आपको हमारे काफ़ी वीडियोज में मिल जाएगा, हमने काफ़ी बार बताया हुआ हो। अब देखिए हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न आ चुका है। क्या आ चुका है प्यारे विद्यार्थी, लघु उत्तरीय प्रश्न आ चुका है। खासकर ये भी आपके 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। 6 नंबर का आपका एक प्रश्न होता है, तो 36 नंबर आपको इसमें मिल जाते हैं। 4 नंबर का ये होता है, तो 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 24। देखिए 4 10 के 0, 3 2 5 1 6, 60 नंबर इसमें। अब आपको 10 नंबर उसमें मिल जाते हैं, 60 10 70, और 30 नंबर आपको इसमें मिल जाते हैं। देखिए दो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ जाता है, 30 नंबर इसमें मिल जाते हैं, यानी प्रत्येक प्रश्न आपका 10 नंबर का होता है, तो टोटल आपका 100 नंबर का जो पूर्णांक है वो कम्प्लीटली हो जाता है। बस आपको क्वेश्चंस को तैयार करना है ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ पर देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न क्या पूछा गया है, 17 नंबर, कि पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ स्पष्ट कीजिए, वायु प्रदूषण के कारणों का वर्णन कीजिए। तो इसका हमने काफ़ी बार बता दिया, जियोग्राफी में भी बताया है, शिक्षा शास्त्र में भी हमने काफ़ी बार इसका आंसर दिया हुआ हूँ। तो पर्यावरण प्रदूषण के बारे में इसका आंसर देना है, जो चैप्टर अभी नया ऐड हुआ है 2024 के सिलेबस के आधार पर, तो उसमें ये क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, क्वेश्चन बैंक में भी मिल जाएगा, तैयार कर लीजिएगा। 8वां है बुद्धि और ज्ञान में अंतर स्पष्ट कीजिए। बुद्धि और ज्ञान में क्या है, डिफरेंस बताना है कि भैया बुद्धि किस तरह से काम करता है, ज्ञान किस तरह से काम करता है, इस तरह से। गांधी के अनुसार मुख्य शिक्षण विधियों का उल्लेख कीजिए। 20 नंबर क्वेश्चन है, जो सीखने के प्रभाव के नियम बताइए, जैसे तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। समझ में आ गया। तो यहाँ पर सीखने का प्रभाव के नियम के सिर्फ बारे में बताना है, जो प्रभाव का नियम है, जो कि थॉर्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित हुआ था। चैप्टर का नाम भी यही है, सीखना अर्थ एवं प्रक्रिया, इसी के बारे में चैप्टर आपका है शिक्षा शास्त्र में, तैयार कर लीजिएगा। महिला, यहाँ पर देखिए, महिला शिक्षा की प्रगति के लिए किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए। जो महिला शिक्षा है इसके किए गए प्रयासों के बारे में आपको बताना है। 6 नंबर का ये भी प्रश्न है। तो भैया ये जो 6 नंबर वाला प्रश्न है, छोड़ा एक भी नहीं है, सारे क्वेश्चंस को आप लिख लीजिए, नहीं तो अपने क्वेश्चन बैंक में टिक लगा लीजिए।
तैयार कर लीजिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आप लोग जाएंगे पेपर में देने, वहाँ पर आप बैठे रहेंगे, क्वेश्चन नहीं आएगा, लिखेंगे नहीं, तो बाद में कमेंट करेंगे कि सर जो आपने बताया था वो आया नहीं। लेकिन जब आप पेपर हमें भेजेंगे, हम आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर दिखा देंगे कि भैया ये देखिए हमने ऑलरेडी क्वेश्चंस को बता रखा हूँ, तब आप वहाँ पर क्या है पछताएंगे, यानी बाद में आप पछताएंगे। तो कहा नहीं गया है कि जब पछताए से वो किया जब चिड़िया चुग गई खेत, जो कि बहादुर कहानी में दिया हुआ है, जो क्लास 12 हिंदी में है, जो लेखक कह रहे हैं ना स्टूडेंट, वहीं पर अमरकांत जी। समझ में आ गया? तो इसी तरीके से इसका आंसर आपको देना है और इसका आंसर आपको तैयार करना है। इसका आंसर मैं बता दूं आपको रियलिटी, इसका स्टूडेंट मैं क्वेश्चन का आंसर देने बैठता तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता, लिटरली 3 से 4 घंटे का हो जाता। दीर्घ उत्तरीय का भी आंसर मैं देता, लघु का भी देता, लेकिन मैं एक प्रॉमिस करता हूँ कि इसका आंसर मैं ज़रूर लेकर आऊँगा। बस आप कमेंट कीजिए, इसका आंसर ज़रूर ही आपको वीडियो में मिल जाएगा। एक अलग वीडियो आएगा जिसमें हम दीर्घ उत्तरीय और लघु का आंसर जरूर बनाएंगे। तो विद्या और ज्ञान के बारे में बताइए। गांधी के अनुसार शिक्षण विधियों के बारे में, सीखने के प्रभाव का नियम, महिला शिक्षा की प्रगति के लिए किए गए प्रयास और अभिप्रेरणा की शैक्षिक उपयोगिता क्या है, इसके बारे में भी बताना है। अब हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ जाता है, जो कि आपका 3 ही प्रश्न होगा, 30 नंबर का होता है, 10-10 नंबर का प्रत्येक प्रश्न पूछा जाता है। अथवा लगकर प्रश्न पूछा जाएगा, जैसे कि 23 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि बालिकाओं की शिक्षा में बाधा डालने वाले कारकों पर प्रकाश डालिए। जो बालिकाओं की शिक्षा में बाधा डालते हैं, इनके कारकों पर प्रकाश डालना है, उनके निराकरण के कुछ उपाय बताइए। अब भैया ऊपर वाला आपको नहीं आता, तब ये अथवा करके शैक्षिक निर्देशन की उपयोगिता एवं महत्व के बारे में बताना है। मिलना आपको 10 नंबर फिक्स है। उसके बाद में 24 नंबर है, थार्नडाइक के सीखने के मुख्य नियमों का प्रतिपादित कीजिए, जैसे तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। इन तीनों के नियमों के बारे में डिटेल में इसका आंसर देना है। समझ में आ गया? ये वाला भी आप नहीं आता तो भारत में पर्यावरण प्रदूषण के कारकों की सूची बनाइए तथा उनके रोकने के विभिन्न उपायों के बारे में बताइए। ये वाला तो बहुत ही ईजी है, इसको आप क्या है क्वेश्चन नहीं भी आता है तो इसका आंसर आप दे सकते हैं, क्योंकि आपने हाई स्कूल में सामाजिक विज्ञान को पढ़ा होगा और विज्ञान को पढ़ा होगा, तो इसका आंसर आपको पता होगा। 25 नंबर देखिए क्या है, मध्यकालीन शिक्षा के गुण दोष का सामान्य विवरण प्रस्तुत कीजिए। ये भी आपका 10 नंबर का प्रश्न है। अथवा लगे कि रुचि से आप क्या समझते हैं, सीखने में रुचि का महत्व के बारे में बताइए। तो दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे एक कर लीजिए, सिर्फ आपको करना 3 ही प्रश्न है, 6 प्रश्न दिया हुआ है अथवा लगकर, तो स्टूडेंट 30 नंबर फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं शिवम स्टडी नॉलेज चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आप बहुत बड़ी क्या है मिस्टेक कर रहे हैं। मिस्टेक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तैयारी यहाँ पर आर्ट्स के जितने भी स्टूडेंट हैं यहाँ पर सभी सब्जेक्ट की तैयारी हो रही है, सिर्फ इंग्लिश को छोड़कर प्यारे विद्यार्थी। इंग्लिश की तैयारी यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी। आर्ट्स के सभी सब्जेक्ट जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, शिक्षा शास्त्र, नागरिक शास्त्र, भूगोल, उसके बाद में क्या है समाज शास्त्र, सारी की तैयारी इस चैनल पर हो रही है। ठीक है स्टूडेंट। हिस्ट्री